ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। जितने स्टूडेंट्स मुझे लाइव दिखाई दे रहे हैं सभी का स्वागत करते हुए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। कल की अभी जब तक आप लोगों का बैच स्टार्ट नहीं हो जाता है, प्रॉपर ढंग से चैप्टर्स स्टार्ट नहीं हो जाते हैं, टाइमिंग को लेकर के थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। हम लोग जो अभ्यास सत्र है, जो प्रैक्टिस सेशन है वो कर रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो कल भी हम लोगों ने किया था, कुछ प्रश्न लिए थे और आज भी हम लोग कुछ प्रश्न ले रहे हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जब आप इन चीज़ों को समझ लेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा, प्रैक्टिस भी करेंगे और जब प्रॉपर पहले वीक से बैच जब आपकी स्टार्ट होगी, चैप्टर के साथ स्टार्ट होगी, तो आप उस चीज़ के लिए तैयार रहेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और क्वेश्चन का लेवल भी आपको पता चल जाएगा। तो इससे आपके लिए आसान हो जाएगा कि जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम जो आपको एग्ज़ाम देना है उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपको एकदम चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो कल हम लोगों ने जितने क्वेश्चन किए थे उसी से आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग और उससे आगे की संख्या में क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। चलिए, सबसे पहले कल हम लोगों ने टोटल किए थे 28 प्रश्न। आज हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, प्रश्न संख्या 29 को हम लोग लेते हैं। और 29 जो है प्रश्न संख्या, उसमें किसी के चैट नहीं दिख रहे हैं। हाँ, चलिए तौसीफ रजा जी नमस्ते नमस्ते। तो कल हम लोगों ने जो क्वेश्चन लिए थे उसी से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है कि डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है। ठीक है, डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है। तो यहाँ पे जल्दी से आप लोग को बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। डूरंड रेखा कौन से दो देश, यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें है भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, नेपाल और भारत और नेपाल और चीन। चार ऑप्शन है। इसमें से आपको देखना है कि डूरंड रेखा किसके किसके बीच की सीमा का निर्धारण करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो उत्तर होगा स्पष्ट रूप से जो चार ऑप्शन है उसमें से जो ऑप्शन है वो सबसे परफेक्ट ऑप्शन है, ये बी। ठीक है, डूरंड रेखा बेसिकली बात करें तो जैसे भारत का ये जो आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र, ठीक है, ये है पाकिस्तान, भारत का पड़ोसी देश। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये हो गया हमारा लद्दाख और जम्मू एवं कश्मीर। तो हुआ ये था कि 1893 के में 1893 में एक सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था, एक लैंड बाउंड्री डिक्लेयर की गई थी और वो डिक्लेयर किया गया था किसके बीच में, तो ब्रिटिश इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में, यानी ब्रिटिश भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में। और ये जो रेखा थी ये थी, देख लीजिए, ये अफ़गानिस्तान वाला जो ये रेखा देख रहे हैं यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक है। ठीक है, ये यहाँ तक। और यहाँ पे ये कौन है, तो ये है अफ़गानिस्तान, राइट। ये है अफ़गानिस्तान, ये है पाकिस्तान और ये है भारत के साथ इसकी सीमा, देख लीजिए। तो हुआ ये था कि 1893 में जो पाकिस्तान है ये तो था नहीं, ये भारत ही देश था। और भारत को हम लोग कहते थे ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि भारत पे किसका कंट्रोल था, ब्रिटिश का कंट्रोल था। तो भारत को हम लोग कहते थे ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया ने एक अभियान चलाया था किसके लिए, अफ़गानिस्तान के लिए। और उस अभियान के दौरान क्या हुआ, जब सीमा विवाद हुआ तो सीमा विवाद को उसी अभियान के बाद सुलझाया गया था और उसके बाद जाकर के ये निर्धारित की गई थी ब्रिटिश साम्राज्य की, जो ब्रिटिश इंडिया है उसकी और अफ़गानिस्तान की सीमा को डिसाइड किया गया था, यहाँ से यहाँ तक डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद 15 अगस्त 1947 के बाद क्या हुआ, तो यहाँ पे बदलाव आया स्थिति में और यहाँ की जो सीमा रेखा में बदलाव आया तो ये बन गया पाकिस्तान नाम का देश और ये ऑलरेडी भारत रहा। तो ऐसी स्थिति में आज के डेट में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, यानी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की भी बाउंड्री है डूरंड लाइन। अगर ऑप्शन में देखेंगे तो बी है, और अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन में ये नहीं होकर के भारत और अफ़गानिस्तान होगा तो वो भी होगा, क्योंकि भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में जी जो 106 किलोमीटर की बाउंड्री है वो भी डूरंड लाइन का ही भाग है। ठीक है, तो इंडिया और अफ़गानिस्तान भी हो सकता है और पाकिस्तान भी अफ़गानिस्तान हो सकता है। रिसेंटली अगर बात करें तो अगस्त 2021 में जब तालिबानियों ने दोबारा अफ़गानिस्तान पे कब्जा कर लिया, इससे पहले भी कब्जा किया हुआ था पता होगा, तो उस दौरान आपने देखा होगा कि उसके बाद तालिबानी
का जब शासन स्थापित हुआ अफगानिस्तान में, तो उन्होंने यहाँ पे सीमा रेखाओं पे तालिबानियों को भेजा अपनी सीमा की रक्षा के लिए, लड़ाकों को, और पाकिस्तान के साथ कई जगहों पे उनके साथ झड़प हुई है पाकिस्तानी सेनाओं के साथ। यहाँ पे बेसिकली इशू ये है कि ये जो डूरंड लाइन है ये ब्रिटिश शक्ति के द्वारा निर्धारित की गई थी 1893 में, और इसको अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो लोग नहीं मानते। अफगानिस्तान में जो सीमावर्ती रहने वाले लोग हैं, यहाँ पे एक चीज़ समानता है, वो ये है कि डूरंड लाइन के इस पार में अफगानिस्तान में जो लोग बसे हुए हैं और इस पार जो बसे हुए हैं, ये लोग सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से एक ही समूह के लोग हैं, और राजनीतिक रूप से जो है कुछ लोग अफगानिस्तान में है और कुछ लोग जो है वो कहाँ पे है, पाकिस्तान में। तो इसीलिए कई सारे लोग ऐसे हैं जो डूरंड रेखा को नहीं मानते हैं, यहाँ तक कि अफगानी जो तालिबानी है वो भी डूरंड रेखा को नहीं मानते हैं। लेकिन ये 1893 अंग्रेजों के समय निर्धारित किया गया था। तो यहाँ का आंसर क्या होगा? बी होगा आंसर। देखते हैं कौन कौन से। तौसीफ रजा बी आंसर है, वेरी गुड वेरी गुड। शिवा शर्मा वेरी गुड। बबलू जी सही है आपका आंसर, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बी है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। डूरंड रेखा कौन से देशों को अलग करती है? यहाँ पे देख लीजिए, ये भी पूछा हुआ है, वो क्वेश्चन भी था टीजीटी पीजीटी का ही प्रीवियस पेपर है, और ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हो जाएगा भारत और अफगानिस्तान। तो 30 का जो आंसर होगा, वो क्वेश्चन नंबर 30 का वो होगा भारत और अफगानिस्तान। तो डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा का भी निर्धारण करता है, और डूरंड रेखा जो है वो भारत और अफगानिस्तान की सीमा का भी निर्धारण करता है। आइए इसके साथ हम लोग कुछ और सीमाओं को भी जान लेते हैं। यहाँ से तेजी से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं चीज़ों को, और तेजी से हम लोग जान लेते हैं अन्य सीमाओं के बारे में। तो जैसे हम लोग अगर बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर हम लोग देखें, यहाँ से मैं भारत का नक्शा बना देता हूँ और कुछ सीमा रेखाओं की बात कर लेते हैं हम लोग। आप लोगों का एक क्विक रिवीजन हो जाएगी आप लोगों की एक बार। चलिए ठीक है, अब देखिए, तो यहां से लेकर के अगर आप देखेंगे तो यहां से लेकर के यहां तक अगर आप जाते हैं तो यहां पे जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था वो मिस्टर रेडक्लिफ के द्वारा 1947 में इस सीमा का सीमांकन किया गया था, जब भारत और पाकिस्तान का REDCLIFFE रेडक्लिफ, मिस्टर रेडक्लिफ, ठीक है, तो उनके द्वारा निर्धारित किया गया था जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। तो इसीलिए इसको कहते हैं रेडक्लिफ रेखा या रेडक्लिफ लाइन। ये भारत और पाकिस्तान की अंग्रेजों द्वारा विभाजित मान्यता प्राप्त एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्री है, इसको कहते हैं रेडक्लिफ लाइन। उसके बाद जाकर के ये वाला जो लाइन देख रहे हैं इसको कहते हैं हम लोग डूरंड लाइन, जो कि अभी आप लोग कर रहे थे। पाकिस्तान अफगानिस्तान भी है और उसके बाद भारत अफगानिस्तान भी है, ये डूरंड हो गया। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक अस्थायी सीमा रेखा भी है, जिसको अस्थायी कह सकते हैं इसलिए क्योंकि ये 1947 में जब युद्ध हुआ था उस समय निर्धारित किया गया था सेनाओं के गति को या सेना के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, जिसको LOC या लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये एक सीमा रेखा नहीं है बल्कि एक नियंत्रण रेखा है जिसके तहत सेना के मूवमेंट को नियंत्रित किया गया था। तो इसको कहते हैं LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण रेखा। उसके बाद जाकर के 1962 में जब चाइना ने भारत के अक्साई चीन वाले क्षेत्र पे कब्जा कर लिया, तो नियंत्रण रेखा या LOC किसके बीच होगा? भारत और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बीच में, इंडिया, बिटवीन इंडिया एंड पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, राइट। उसके बाद जाकर के ये जो क्षेत्र देख रहे हैं इसको कहते हैं हम लोग 1962 में चाइना ने भारत के इस भाग पे कब्जा कर लिया, इसको कहते हैं अक्साई चिन, AKSAI, अक्साई चिन, CHIN, चिन। तो चाइना ने 1962 में इस पे कब्जा कर लिया, और उसके बाद जब समझौता हुआ तो दोनों की सेना की मूवमेंट यहाँ पे है, भारत यहाँ तक है और चाइना यहाँ तक कब्जा किए हुए है। इसको कहा जाता है LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसके इस पार अक्साई चीन है जिसपे चाइना ने कब्जा किया हुआ है। तो LAC किसके बीच होगा? बिटवीन लद्दाख एंड अक्साई चीन, लद्दाख और अक्साई चीन के बीच होगा। रविंद्र सिंह जी कह रहे हैं क्लासेस कर लीजिए पहले, नोट्स वगैरह सब तो इस ग्रुप में दे ही रहे हैं, वो उनको दे ही रहे हैं जो TGT PGT वाले स्टूडेंट्स हैं उनको। आगे तो अक्साई चीन, तो अक्साई चीन किसके बीच होगा? ये LAC किसके बीच होगा? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो बिटवीन इंडिया एंड अक्साई चीन,
ठीक है, ना कि इंडिया एंड चाइना। उसके बाद जाकर के 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुई थी तो उस समय क्या हुआ था, तो आज का जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र देख रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक जो देख रहे हैं, ये सीमा जो है ये मिस्टर मैकमाहोन के द्वारा निर्धारित किया गया था। कुछ लोग उसको मोहन बोल देते हैं, मैकमाहोन, ठीक है। मिस्टर मैकमाहोन कौन थे, तो ब्रिटिश ऑफिसर थे जिनका तिब्बतियों के साथ जब यहाँ पे झड़प हुआ था तो यहाँ पे सीमा डिसाइड की गई थी। तो जो मैकमाहोन लाइन अगर आपसे पूछेगा, ये 1914 की घटना है, तो ये किसके किसके बीच सीमा होगी, तो ये होगी भारत और तिब्बत के बीच में, या फिर आप इसको भारत और चीन की सीमा कह सकते हैं, क्योंकि चीन ने तिब्बत पे कब्जा किया हुआ है। तो ये प्रमुख लाइन है, कौन कौन से बाउंड्री लाइन है, रेड क्लिफ लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, लाइन ऑफ कंट्रोल, टेम्पोररी बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बीच में क्या है, अस्थायी सीमा है। उसके बाद डूरंड रेखा, भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उसके बाद LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा, भारत और अक्साई चीन के बीच में, भारत का लद्दाख और अक्साई चीन के बीच में। और मैकमाहोन रेखा या मैकमोहन रेखा जिसको कुछ लोग कह देते हैं, ये होगा भारत और चीन या भारत और तिब्बत के बीच में। डिक्लियर है, चलिए आगे। हाँ, मैकमाहोन नाम था, ठीक है, वेरी गुड तौसीफ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब क्या पूछा हुआ है देखिए, डोकलाम पठार के त्रिसंगम स्थल पर स्थित है, ठीक है। त्रिसंगम मतलब कि ट्राई जंक्शन, ठीक है, लोकेटेड ऑन ट्राई जंक्शन ऑफ डोकलाम प्लेटू, ठीक है, लोकेटेड ऑन ट्राई जंक्शन ऑफ डोकलाम प्लेटू। तो सबसे पहले हम लोग आइए इसमें क्या करते हैं, तो इसका आंसर भारत, म्यांमार एवं चीन दिया हुआ है, भारत, चीन एवं पाकिस्तान दिया हुआ है, बांग्लादेश, म्यांमार एवं भारत दिया हुआ है, भारत, चीन एवं भूटान। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर कि डोकलाम कौन से 3 देशों के त्रिसंगम पर स्थित है, यानी ट्राई जंक्शन पर स्थित है। जल्दी से बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। डोकलाम कहां पर स्थित है, चलिए जल्दी जल्दी। यहां जल्दी जल्दी चैट नहीं अपडेट हो रहा है, प्लीज एक्सप्लेन अबाउट इट। ओके 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 ओके, चलिए अभी मैंने जो मैप बनाया था उस मैप को ध्यान से देखिए आप लोग। तो इस मैप का ये वाला लोकेशन आप ध्यान से देखिए, ठीक है। इस मैप पे जब आप इस लोकेशन को ध्यान से देखते हैं तो ये आपको एक कंट्री नजर आता है, दिस इज भूटान, राइट, नेबरहुड ऑफ इंडिया। दिस इज चाइना और तिब्बत, ओके, चीन या तिब्बत है ये। उसके बाद जाकर के ये क्या है, तो इंडियन स्टेट सिक्किम, भारतीय राज्य सिक्किम है ये, ठीक है। तो यहां पे जब आप जाएंगे, डी होगा आंसर, वेरी गुड। तो यहां पे जब आप जाएंगे तो यहां पे ये देखिए कि जो तिब्बत या चाइना की जमीन है वो यहां तक है, अंदर तक है, ठीक है, आपको यहां तक दिख रही है। ये भारत का सिक्किम राज्य है और ये भारत का पड़ोसी देश भूटान है। तीनों आकर के यहां पे आपस में मिल जाती है, ठीक है। और इसी को डोकला, डोकलाम, ढोकलाम और भी कई सारे स्थानीय प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है इसका, ठीक है। तो अलग अलग नामों से जानते हैं, डोकलाम, ढोकलाम। यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे 3 देश आकर के मिल जाती है और भारत और भूटान का जो मैत्री समझौता है उसके अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि भूटान की सीमा की रक्षा भी भारतीय सुरक्षा बल द्वारा की जाती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे सीज फायर का पालन किया जाता है, अर्थात यहाँ पे गोलीबारी नहीं होती है जनरली। तो चाइना ने 2017 में क्या किया था, यहाँ पे तो कोशिश की थी कि भारत पे दबाव बनाए और भारत पे दबाव बना करके यहाँ पे थोड़ी सी और जमीन हासिल करे, जिससे चाइना के लिए क्या आसान हो जाता। तो चाइना के लिए यहाँ पे एक आसान चीज था और वो ये था कि उसके लिए चिकन नेक पे पहुंचना बड़ा आसान हो जाता, क्योंकि इसको कहते हैं चिकन नेक, एक पतला सा क्षेत्र है जो कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करती है, 7 स्टेट को कनेक्ट करती है,
है किससे, रेस्ट ऑफ इंडिया से, शेष भारत से। तो यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर है डोकलाम, और इसीलिए चाइना यहाँ पे दबाव बना रहा था कि भारत थोड़ा पीछे हटे, चाइना बेहतर स्थिति में हो। अभी क्या है स्थिति, तो अभी भारत यहाँ पे है और चाइना की जो कैंप है वो यहाँ पे है और भारत यहाँ पे है। तो चाइना चाह रहा है कि भारत पे थोड़ा प्रेशर बना करके पीछे लाया जाए ताकि अपने लिए एक बेहतर सरफेस प्राप्त किया जा सके, बंकर वगैरह सबके लिए। तो 17 में यहाँ पे विवाद हुआ था। तो डोकलाम कौन से देश के बीच हो जाएगी, भारत का कौन सा, सिक्किम है, उसके बाद भूटान हो गया भारत का पड़ोसी देश, और चाइना या तिब्बत। तो आंसर देख लीजिए, आंसर से स्पष्ट है डी होगा। तो जिन लोगों ने राम लक्ष्मण कुमार जी, अच्छा, ओ माय गॉड, इतना बड़ा इल्जाम। देखिए एक चीज बता दूं यहाँ पे, चलिए मैं इस चीज को पॉजिटिव में ही लेता हूँ, मैं बुरा नहीं मानता हूँ, शिक्षक है तो हम लोग चीजों को लेकर के स्टूडेंट्स के, छात्रों की जो एक्सपेक्टेशंस होती है, देखिए होता यह है कि आमतौर पर किसी भी क्लास को चालू करना, कितने दिन तक फ्री रखना, कितनी फी रखना और कितने दिन के बाद उस क्लास को ऐप पे शिफ्ट कर देना, ये सारे निर्णय जो होते हैं वो संस्थान के मैनेजमेंट का होता है। एक शिक्षक किसी भी संस्थान में सिर्फ और सिर्फ एक टीचर होता है और उस टीचर के पास सिर्फ और सिर्फ ये अधिकार होता है, या अधिकार कह ले या एक दायित्व होता है, वो होता है पढ़ाना। अगर संस्थान उन्हें आदेश दे पढ़ाने के लिए तो हम पढ़ाएंगे, संस्थान अगर आदेश नहीं दे, संस्थान जो टाइम फिक्स करे उस टाइम पे पढ़ाएंगे। जब तक वो बोलेंगे फ्री में पढ़ाने के लिए या फ्री में नहीं पढ़ाने के लिए, वो चीज़ें भी संस्थान ही डिसाइड करती है। ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़ाएंगे या हम पढ़ाएंगे, मैं बोल दूंगा कि कल से मैं फ्री नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता है। वो सारी चीज़ें संस्थान का डिसीजन होता है। ठीक है राम लक्ष्मण जी, तो ऐसे इस तरह के इल्जाम मत लगाया कीजिए, ये सब संस्थान का डिसीजन होता है। संस्थान ने डिसाइड किया उतने दिनों के बाद कि टीजीटी पीजीटी शुरू किया जाए, तो मुझे कहा गया, तो मेरे पास जो समय था, चूंकि मैं सुबह से लेकर के शाम तक अलग अलग क्लासेस लेता हूं दिल्ली में, मुखर्जी नगर में, और मेरी ऑफलाइन क्लासेस अभी मैं सुबह से 4 घंटे लेकर के आया हूं और फिर जाकर के आपका ये क्लास ले रहा हूं। अब संस्थान अगर जितने दिन तक मुझे बोलेगी कि इसे फ्री रखना है तो संस्थान ही रखेगी, मैं उस कंप्यूटर को भी नहीं हाथ लगाता हूँ कि आज के क्लास के बाद ये क्लास जो है वो प्राइवेट हो जाएगी, या वो सारी चीज़ें जो होती है वो अलग अलग टीम के द्वारा किया जाता है। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ जो रोल होता है वो रोल होता है पढ़ाना। अगर मुझे संस्थान के द्वारा आदेश मिलेगा तो मैं इस पोडियम पे आकर के, इस बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। अगर उस क्लास को वो प्राइवेट करते हैं या पब्लिक करते हैं, वो डिसीजन भी उनका होता है और वो करते भी वही लोग हैं, तो वो संस्थान की अपनी चीजें हैं। तो ऐसे शिक्षकों पे एकदम से ब्लेम मत लगाइए, ठीक है राम लक्ष्मण जी। आगे नेक्स्ट, तो डोकलाम पठार की बात करें, चीन, भारत, चीन एवं भूटान के बीच में है। आगे तो ये देख लीजिए, यहीं पे 2017 में वो हुआ था, युद्ध हुआ था। ये तो क्लियर दिख भी नहीं रहा है, डोकलाम का ऐसे बना तो दिया गया है, भारत के इस भाग में है, इस जगह पे। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट, भारत में अपनाई गई मानक मध्याह्न है, प्राइम मेरिडियन जिसको कहते हैं, या स्टैंडर्ड मेरिडियन या स्टैंडर्ड टाइम जिसको कहते हैं हम लोग IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो भारत की स्थिति जब आप देखते हैं विश्व के मानचित्र पे, तो भारत आपको कहां पे दिखाई देता है? चलिए, भारत आपको कहां पे दिखाई देता है देख लीजिए, तो ये रहा भारत। वर्ल्ड मैप देखते हैं हम लोग, आइए। ठीक है, ये देखिए, तो जब आप विश्व का मानचित्र देखेंगे, जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे, तो आपको इंडिया यहां पे दिखाई दे रहा है, राइट। तो जब आप भारत को यहां पे देखते हैं, ये क्या आ गया, गलत नक्शा भारत का कभी भी नहीं दिखाना चाहिए एज ए इंडियन। ठीक है, एज ए इंडियन हमें कभी भी भारत का गलत नक्शा नहीं दिखाना चाहिए। तो चलिए, इन सब चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि विश्व की जो मानक समय रेखा है, वर्ल्ड जो स्टैंडर्ड टाइम है, उसको कहते हैं ग्रीनविच टाइम, और ये जा रही है हमारे पृथ्वी के बिल्कुल बीच से। 180 डिग्री इधर है हमारी पृथ्वी, 180 डिग्री इधर है, यानी ये ग्लोब का फ्रंट पार्ट है जिसमें पूरे के पूरे ग्लोब के चित्र को सामने एक पेज पे दिखाया गया है। तो इसका जो मध्य भाग होगा ये होगा जिसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं। तो ग्रीनविच रेखा से 180 डिग्री पूरब है और 180 डिग्री पश्चिम है हमारी पृथ्वी।
तो उसमें से जब आप इधर आते हैं तो इधर 82.5 डिग्री जो है वो भारत के बिल्कुल मध्य से जाती है, 82 1.5 डिग्री ईस्ट, जिसको 82 डिग्री 30 मिनट भी कहा जाता है, क्योंकि आधा घंटा में 30 मिनट होती है। तो 82.5 डिग्री कहिए या 82 डिग्री 30 मिनट पूरब कहिए, क्योंकि इधर से भारत क्या है, पूरब है, जो कि भारत से बिल्कुल मध्य से जाती है। तो इस स्थान पर जब सूरज एकदम से लंबवत होता है तो भारत में 12 बजते हैं, यानी सूरज जब घूम करके पृथ्वी यहाँ पे पहुंचती है और भारत के बिल्कुल इस रेखा पर पृथ्वी सूरज ऊपर होती है, सूरज इसके ऊपर होती है, तो भारत में कितना होता है, दिन के 12 बजते हैं। उसी के अकॉर्डिंग 15 डिग्री अगर जो भाग पीछे है भारत से, उसमें अभी कितना 11 ही बजा होगा। जो भाग 15 डिग्री भारत से आगे निकल चुका होगा उसमें कितना बज गया होगा, उसमें 1 बज चुके होंगे। तो भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है, गलत ऑप्शन कैसे है देख लीजिए। भारत का जो स्टैंडर्ड है टाइम है वो है 82 डिग्री यानी 82.5 डिग्री, यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूरब। 60 मिनट में 1 घंटा होता है, राइट। तो 82 डिग्री 30 मिनट पूरब यानी इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, भारतीय मानक समय है, जो कि हर 15 डिग्री में, अगर 0 डिग्री की बात करें तो 0 से हर 15 डिग्री, अगर कोई क्षेत्र 15 डिग्री आगे है, ठीक है, ईस्ट की तरफ है, तो उसमें क्या होगा, 1 घंटा प्लस हो जाएगा वो। अगर बात करें तो 0 से अगर 30 डिग्री पूरब में है तो 2 घंटा प्लस हो जाएगा, यानी 2 घंटा पहले वो भाग निकल चुकी है आगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं देखूं तो भारत जो है वो 82.5 डिग्री पे है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में। तो आंसर तो यही होगा, लेकिन इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा कि भारत जो है वो ग्रीनविच रेखा से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। तो 2-3 चीजें क्लियर। ए और सी कैसे होगा, अच्छा 2 ऑप्शन में टाइपिंग मिस्टेक है वो, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। ए और सी जो आप कह रहे हैं ना, आंसर इसका ए ही होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। इसमें मुझे लगता है कि उनको पश्चिम करना था, उन्होंने टाइपिंग के कारण इसको वो कर दिया, ठीक है। तो ए ही आंसर होगा, पूर्व होगा। ये जो सी है ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये पश्चिम होगा, ठीक है, क्लियर। तो ओके, वेरी गुड वेरी गुड, आप लोगों के समझ में आ गया। यहाँ पे करेक्शन भी था एक, तो इसका आंसर होगा 82.5 डिग्री पूर्व, यानी 30 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। तो ए होगा इसका आंसर, उसमें पश्चिम लिखना था सी वाले में, ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक है। वेरी गुड। तो जिन लोगों ने राधा वेरी गुड, महताब जी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, पवन जी वेरी गुड, गलत ऑप्शन बताया, सही है, सी भी एक ऑप्शन है जो कि टाइपिंग मिस्टेक के कारण है। वेरी गुड। चलिए उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, नॉट पासिंग, किस राज्य से पास नहीं करती है, ये पूछा गया। इनमें से कौन से राज्य से नहीं गुजरती है। तो सबसे पहले मैं फिर से एक बार यहाँ पे भारत का नक्शा बना करके ही आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे भारतीय समय जो मानक रेखा है वो इलाहाबाद के पास, यहाँ पे जो इलाहाबाद है या प्रयागराज जिसको आप कहते हैं, तो प्रयागराज के कौन से स्थान से जाती है, नैनी से जाती है, ठीक है, जिसको मिर्जापुर से भी गुजरती है ये। तो उस दौरान जब ये गुजरती है तो उस दौरान कौन कौन सा राज्य पड़ता है, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले तो इसमें पड़ता है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से जब ये आगे बढ़ता है तो फिर इसमें आता है कौन सा, तो इसमें आता है छत्तीसगढ़ सीजी। इसमें कौन सा आता है, एमपी मध्य प्रदेश। फिर इसके बाद जाकर के इसमें कौन सा आता है, तो ओडिशा। और उसके बाद इसमें कौन सा आता है, तो वो आता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। 5 राज्य आते हैं, कौन से, यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, 5 राज्य आते हैं इसमें से। तो 5 राज्य में से देखें तो आंध्र प्रदेश तो है ही ऑप्शन, छत्तीसगढ़ भी है, मध्य प्रदेश भी है, नहीं गुजरती है पूछ रहा है, तो तमिलनाडु से नहीं गुजरती है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कौन सा होगा, डी होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, नैनी उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद के पास। वेरी गुड, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आप लोगों का, आगे चलिए आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट। तो कौन कौन से राज्य हो जाएंगे, गुजरेंगे, यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो डी होगा आंसर, जिन लोगों ने डी आंसर दिया है उनके आंसर सही है। वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए आगे, कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है।
द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉट पासेस थ्रू द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है, ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो चलिए जल्दी से आप लोग आंसर बताइए कि कर्क रेखा इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है भारत का इन चारों में से जिससे होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉट पासेस थ्रू द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, कौन सा होगा जी? मेहताब जी कह रहे हैं कि डी होगा, पश्चिम बंगाल होगा, ठीक है। उसके बाद तौसीफ जी मणिपुर, राधा 34 का सी कह रही है यानी कि मणिपुर, ठीक है। उसके बाद उपाध्याय, मनोज उपाध्याय जी, अमरजीत जी बी बता रहे हैं, मनोज उपाध्याय जी सी बता रहे हैं। चलिए तो देखते हैं हम लोग एक बार सी बिल्कुल बिल्कुल मणिपुर, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब देखिए क्या है कि हम लोग पहले क्या करते हैं कि देख लेते हैं कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू टोटल 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। तो भारत के जो 8 राज्य होंगे वो कौन से होंगे? तो वो होगा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, सॉरी, ठीक है, सीक्वेंस में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उसके बाद चली जाती है ये बांग्लादेश। बांग्लादेश जाने के बाद फिर क्या होता है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्यों से गुजरती है। कौन सा? तो त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें से मिजोरम भी है, पश्चिम बंगाल भी है, त्रिपुरा है, यानी मणिपुर नहीं है। तो आंसर क्या होगा? मणिपुर, सी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 8 स्टेट से गुजरती है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और इसके लिए हिंदी में एक बड़ा फेमस वाला ट्रिक भी है, और वो है हिंदी में कौन सा? मित्र पर गमछा झार, ठीक है। मित्र यानी मिजोरम, बड़ा फेमस है, ये सभी स्टूडेंट्स को पता होता है। मिजोरम, त्रिपुरा, प पश्चिम बंगाल, ठीक है, राजस्थान, ठीक है, गमछा यानी गुजरात, ग यानी गुजरात, म मध्य प्रदेश, छा छत्तीसगढ़ और झार यानी झारखंड, दैट इज झारखंड। ओके, तो 8 राज्यों से गुजरती है और ये है मित्र पर गमछा झार, ये है ट्रिक, ठीक है, क्लियर है। तो टोटल 8 राज्यों से गुजरती है, उसमें मणिपुर देख लीजिए आंसर में नहीं है, मणिपुर विकल्प गलत है, इसीलिए मणिपुर ही आंसर होगा इसका सी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जिन लोगों ने आंसर दिए हैं, पवन जी, मेहताब जी, राधा, भाग्यश्री, आपके भी आंसर सही है, तौसीफ रजा, ठीक है, आप सभी लोगों के, बबलू कुमार, आपके भी आंसर सही है। हाँ, इतना लड्डू क्वेश्चन इसलिए आता है भाग्यश्री, आपको बता दूं, क्योंकि पीसीएस अधिकारी और शिक्षक जो होते हैं दोनों में अगर बात करें तो पीसीएस का क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है। तो जब पीसीएस में भी पूछ लेता है कर्क रेखा तो उसमें क्यों नहीं पूछेगा, इससे थोड़ा सा लेवल कम ही रहता है। टीजीटी में तो लेवल और कम रहता है, पीजीटी में भी, ठीक है। क्वेश्चन कहने का मतलब है कि इसीलिए कट ऑफ भी ज्यादा जाता है। आपको एक चीज बता दूं कि इसमें जो आपका फाइट होता है उसमें ऐसे प्रश्नों के गलती की तो गुंजाइश ही नहीं होती है। 1-2 क्वेश्चन आपको तो लड्डू टाइप का लगा हुआ होगा, बड़े आसानी से निकल भी जाएंगे, लेकिन जो उसी में लड्डू में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो डिसाइड करेगा। ये क्वेश्चन सब नहीं डिसाइड करता है, ये क्वेश्चन सब लोग सही कर लेते हैं। कुछ जो टफ क्वेश्चन होते हैं वो आगे हम लोग कराएंगे उसमें टीजीटी पीजीटी वाले में, वो क्वेश्चन जिनके सही होते हैं, कॉन्सेप्ट अच्छा होता है, डीप वाले जो क्वेश्चन होते हैं, तो इसीलिए क्लास करना जरूरी है टीजीटी पीजीटी में, समझ गए। क्योंकि ये सब तो सब लोग कर लेंगे, सबका कॉमन हो जाएगा। जो 20-30 ऐसे बहुत डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन होंगे वो एकदम से हो जाएगा। बिल्कुल पवन जी, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आगे, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार है। उत्तर दक्षिण कहने का मतलब है कि मेन लैंड ऑफ इंडिया, भारत की जो मुख्य भूमि है उत्तर से दक्षिण, जिसको हम लोग भारत की मुख्य भूमि कहते हैं, मेन लैंड ऑफ इंडिया, उसका पूछ रहा है कि एक्सटेंट कहां से कहां तक है। हाँ चलिए, ओजोन परत सब करेंगे, डिस्कशन आएगा। चलिए, तो भारत की बात करें तो भारत का उत्तर से दक्षिण क्या स्थिति है, तो भारत की उत्तर से दक्षिण स्थिति ये है कि 3214 किलोमीटर है भारत की स्थिति, यानी 3214 किलोमीटर, तो इसका आंसर होगा। और जबकि भारत का पूरब से पश्चिम क्या स्थिति, तो भारत का पूरब से जो पश्चिम स्थिति है वो है 2933 किलोमीटर। पूरब में अगर बात करें तो भारत के सबसे पूरब में बात करें तो कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम में कौन है, तो गुजरात। सबसे उत्तर में कौन सा है, तो अब हो जाएगा लद्दाख। और दक्षिण में मेन भूमि की बात करें तो तमिलनाडु। साउथ की अगर बात करें मेन लैंड की तो वो हो जाएगा कौन सा, तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु से लेकर के, तमिलनाडु के अंतिम छोर से लेकर के लद्दाख के अंतिम छोर तक एक अगर सीधी रेखा खींची जाए तो वो 3214 किलोमीटर होगा। अगर अरुणाचल प्रदेश के सबसे अंतिम छोर से गुजरात के सबसे अंतिम छोर तक एक सीधी रेखा खींची जाए तो वो होगा 2933 किलोमीटर। तो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार अगर पूछे तो वो होगा 3214 किलोमीटर, 3200। ठीक है, ठीक है, तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो जिन लोगों ने बी आंसर दिए हैं उनके आंसर सही है, वेरी गुड। ठीक है, कौन कौन से स्टूडेंट के आंसर सही है देख लीजिए। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते। भाग्यश्री, आपका आंसर सही है, बी। चलिए नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। 4 ग्रहों का नाम दिया गया है। ये बेसिकली सौर मंडल का क्वेश्चन है, सोलर सिस्टम का क्वेश्चन है, आपको पता होगा सोलर सिस्टम से लिया गया है क्वेश्चन। ये टीजीटी में संभावना होती है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की। पीजीटी में सौर मंडल नहीं है, टीजीटी में सौर मंडल है। ठीक है, ध्यान रखना है, अक्षांश देशांतर दोनों में है, लेकिन सौर मंडल जो है वो टीजीटी की में शामिल है। तो 4 ग्रह, यानी हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें से 4 ग्रह, 4 प्लैनेट्स के नाम दिए गए हैं, और चारों प्लैनेट्स को किसी न किसी एक इंडिविजुअल कलर से, स्पेशल कलर से आइडेंटिफाई किया जाता है, और आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें से कौन सा सही ढंग से मिला हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे सौर मंडल में, मैं एक बार वो कर लेता हूँ, पहले आप लोग को मिला के बता देता हूँ। सबसे पहले अगर बात करें तो हरा ग्रह या ग्रीन प्लैनेट की बात करें तो वो होगा अरुण। ठीक है, छल्लेदार ग्रह की बात करें, प्लैनेट विथ रिंग्स की बात करें तो वो हो जाएगा कौन सा, सैटर्न यानी शनि। रेड प्लैनेट की बात करें, लाल ग्रह की बात करें तो वो हो जाएगा मंगल यानी मार्स। और प्रातः सांध्य तारा या मॉर्निंग और इवनिंग स्टार की बात करें तो वो होगा शुक्र यानी कि विनस। तो ए का 3, बी का 4 और सी का 2। ए का 3, बी का 4 और सी का 2, और उसके बाद डी का 1। ये कौन सा होगा, ये होगा सी आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो बी बबलू कुमार जी नहीं होगा, सी आंसर सही है। 3 4 2 1, 3 4 2 1, वेरी गुड वेरी गुड। राधा, आपका आंसर सही है। प्रशांत जी, आपका आंसर सही है। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखिए, यह है हमारा सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम में यह है सन। सन यानी सूर्य देवता, राइट। सूर्य देवता से बढ़ते क्रम में ग्रहों की स्थिति देखिए, अगर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर बात करें, दूरी के अनुसार, तो मरकरी यानी कि बुध, उसके बाद नेक्स्ट वीनस यानी कि शुक्र। ठीक है, वीनस यानी शुक्र। उसके बाद जाकर के अर्थ यानी कि पृथ्वी। उसके बाद जाकर के मार्स यानी कि मंगल। उसके बाद जाकर के मार्स के बाद जाकर के कौन सा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि,
उसके बाद जाकर के यूरेनस यानी अरुण, बहुत लोगों को, कम लोगों को पता है, इसमें भी है छल्ला, लेकिन यहाँ पे छल्ला जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है शनि का। अरुण यानी यूरेनस और वरुण यानी कि नेपच्यून। टोटल कितने ग्रह हो जाएंगे? देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, राइट। अब देखिए इसमें क्या है कि कुछ ग्रहों को कुछ रंग विशेष से आइडेंटिफाई किया जाता है और उसमें से 4 ऐसे ग्रह हैं, 3-4 ऐसे ग्रह हैं जिनको किसी ना किसी रंग से जोड़ा जाता है। अगर कलर की बात करें तो कलर के अकॉर्डिंग अगर पृथ्वी को देखें तो अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट ड्यू टू वाटर। जल के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? 71% भाग में पृथ्वी पे जल है और इसीलिए पृथ्वी को क्या कहेंगे हम लोग? आसमान से जब आप पृथ्वी को देखते हैं अंतरिक्ष से तो पृथ्वी आपको नीले रंग का दिखाई देता है, पानी की अधिकता के कारण, क्योंकि इसके सतह पे 71% पानी है। तो ये क्या हो गया? ब्लू प्लैनेट हो गया। मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह को कहा जाता है मार्स इज कॉल्ड रेड प्लैनेट, लाल ग्रह। अब सवाल है कि लाल ग्रह क्यों कहते हैं? तो इसके जो सतह है, इसके जो सरफेस है, उस पे आयरन ऑक्साइड की प्रधानता है, जिसकी वजह से लाल रंग के प्रकाश का ये परावर्तित करता है। यानी कि रेड प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके सरफेस पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है। क्लियर है? उसके बाद जाकर के जुपिटर या बृहस्पति की बात करें तो इसको जनरली लोग कलर से नहीं आइडेंटिफाई करते हैं। जो कलर के लिए आइडेंटिफाई करते हैं वो किसको करते हैं? वो करते हैं अरुण यानी यूरेनस को। और अरुण की बात करें या यूरेनस की बात करें तो इसको कहा जाता है ग्रीन प्लैनेट या हरा ग्रह। आप बोलेंगे हरा भरा पेड़ पौधे के कारण नहीं, बल्कि इसको कहा जाता है हरा ग्रह ड्यू टू CH4। CH4 क्या है? CH4 है मीथेन गैस। और मीथेन गैस आपको पता है कि पृथ्वी के बाद जो टेम्परेचर है ग्रहों का और ज्यादा घटना शुरू हो जाता है, क्योंकि सूर्य के से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, शुक्र के बाद लगातार क्या होता है कि ग्रहों का तापमान घटता चला जाता है। तो फाइनली अरुण के पास जो होता है वो माइनस में से बहुत नीचे टेम्परेचर है और इसीलिए इसके ऊपर मीथेन गैस की जो परत है वो एक आइस लेयर के रूप में जमा हुआ है। और मीथेन गैस जब ठंडा होकर के परत बनाती है, बर्फ बनाती है, तो उसका जो बर्फ होता है वो आपको हरे रंग का दिखाई देता है, दूर से ग्रीन। तो आपको समझ में आ गया कि अर्थ को क्यों कहा जाता है, पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह ड्यू टू वाटर। इसकी बात करें, मार्स की बात करें तो ड्यू टू आयरन ऑक्साइड के कारण इसको कहते हैं लाल ग्रह। और अरुण को हरा ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि अरुण में मीथेन गैस की प्रधानता है जो कि बर्फ के रूप में जमी हुई है। उसके बाद जाकर के शुक्र की बात कर ले तो शुक्र की स्थिति क्या है देख लीजिए। तो शुक्र की स्थिति यह है कि शुक्र जो है वो बुध के बाद है और पृथ्वी से पहले है। तो पृथ्वी से ये हमेशा आपको दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि इसका रोटेशन, इसका रिवोल्यूशन और पृथ्वी का जो घूर्णन है और परिक्रमण है उसकी वजह से ये बीच में आ जाता है। तो पृथ्वी के इस भाग में जब रात होती है तब मिडनाइट पे सूरज, ये मध्य रात्रि में ये वीनस नहीं दिखता है। वीनस कब दिखता है आपको? शुक्र। तो शुक्र आपको दिखता है शाम के समय, ठीक है। और उसके बाद जाकर के आपको कब दिखता है? शाम के समय दिखता है। और उसके बाद दिखता है जब ये भाग घूम करके यहाँ पहुंचता है, यानी सुबह होने के समय। तो सुबह होने के समय आपको दिखेगा पृथ्वी के इस भाग से जिस भाग में सुबह हो रही होगी, या फिर पृथ्वी के उस भाग से दिखेगी जिस भाग में घूम करके शाम हो रहा होगा, अंधेरा हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी गर्मी की वजह से ये चमकता हुआ आपको दिखेगा। तो जब ये शाम के समय और सुबह के समय चमकता हुआ दिखता है तो जैसे लगता है कि कोई एक तारा चमक रहा है, और एक ऐसा तारा जो सिर्फ शाम और सुबह को ही दिखाई देता है। इसीलिए इसको कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, यानी भोर अथवा सांझ का तारा। ठीक है, तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को जो अभी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए तो पृथ्वी के किसी एक खास कोण से शाम को और सुबह को ही ये दिखाई देता है, इसीलिए इसको कहते हैं सांझ या भोर का तारा। तो ये भी क्लियर हो गया आप लोगों का। और उसके बाद जाकर के छल्ला क्या है? छल्लेदार ग्रह। तो आपको एक चीज बता दूं, क्लियर कर दूं, आगे और जब डिटेल में क्वेश्चन पूछेगा तो ये जो शुरुआत के 4 प्लैनेट होते हैं, 4 ग्रह होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं इनर प्लैनेट्स, यानी आंतरिक ग्रह, जो कि सूर्य से नजदीक है। और इन चारों में छल्ले नहीं है और चारों के चारों मेटेलिक यानी धातुओं के बने हुए ग्रह है, इसीलिए इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी की ही तरह धातुओं का बना हुआ है। जबकि ये जो चारों है ये गैसों के बने हुए प्लैनेट है, जो बर्फ का बड़ा सा गोला बन चुका है। और ये चूंकि
बाहर की तरफ है चारों। कहां से बाहर की तरफ? तो ये है हमारा कौन सा? तो ये है हमारा एस्टेरॉइड बेल्ट, जहां पे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो क्षुद्र ग्रह के बाद जो चारों ग्रह मिलते हैं क्षुद्र ग्रह बेल्ट के बाद, उसको कहा जाता है बाह्य ग्रह यानी कि आउटर प्लैनेट। और ये आउटर प्लैनेट में चारों प्लैनेट में साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है कि इनके पास रिंग है। ठीक है, तो लाइक सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस एंड नेपच्यून हैज ऑल्सो रिंग्स। लेकिन अगर रिंग की बात आती है तो लोग सबसे पहले आंख मूंद करके सैटर्न ही करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जुपिटर, यूरेनस एंड नेपच्यून हैज ऑल्सो रिंग। ठीक है, क्लियर है? इनके पास भी क्या है? छल्ला है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो आपका आंसर कौन सा हुआ? आप लोगों का आंसर हुआ सी। जिन लोगों के आंसर सी है उनके आंसर सही है। वेरी गुड। नेक्स्ट, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। अभी तो मैंने सोलर सिस्टम में बताया था, देख लीजिए क्या है क्रम। सूर्य से बढ़ते दूरी के अनुसार क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। तो सूर्य के सबसे नजदीक बुध यानी मरकरी, और सूर्य के सबसे दूर यानी वरुण यानी कि नेपच्यून। तो सूरज से पूछ रहा है सबसे कम दूरी पर, तो सूरज से सबसे कम दूरी पर है बुध यानी कि मरकरी। ठीक है, कौन है सबसे कम दूरी पर? तो मरकरी यानी बुध। ठीक है, क्लियर है? अगर यहीं पे आपसे ये पूछ देता, जैसे ये सूर्य है, ये है मरकरी, और ये है वीनस यानी शुक्र, ये है पृथ्वी, और ये है मंगल, तो कई सारे स्टूडेंट गलतियां क्या करते हैं? पृथ्वी थोड़ा बड़ा बना देते हैं। चलिए ठीक है, तो कई सारे स्टूडेंट से पूछेगा कि मान के चलिए कि ये है मरकरी यानी बुध, वीनस यानी शुक्र, पृथ्वी यानी अर्थ, और मार्स यानी मंगल। तो आपसे अगर पूछेगा तो सूरज के सबसे नजदीक तो ये होगा बुध यानी मरकरी, ये वाला। अगर पृथ्वी के सबसे नजदीक पूछेगा तो स्टूडेंट कई सारे जो पढ़ के नहीं जाएंगे वो आंख मूंद करके क्या करेंगे? वो बोलेंगे मरकरी यानी मंगल, क्योंकि ज्यादातर जो हमारा अभियान होता है वो मंगल की तरफ होता है। लेकिन एक चीज बता दूं कि पृथ्वी के अगर सबसे नजदीक की बात करें, क्लोजेस्ट प्लैनेट ऑफ द अर्थ की बात करें, तो वो होगा वीनस यानी कि ठीक है शुक्र। लेकिन शुक्र की तरफ हम लोग अभियान इसलिए नहीं भेजते हैं क्योंकि शुक्र का जो टेम्परेचर है वो 470 डिग्री सेल्सियस प्लस होता है, जहां पे लैंड पे आप लैंडिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना टेम्परेचर आपके टेक्नोलॉजी और आपके व्हीकल को सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए 470 डिग्री सेल्सियस के कारण उधर नहीं उतरते हैं। मंगल में माइनस टेम्परेचर है, इसीलिए सारा अभियान हम लोग मार्स की तरफ। लेकिन अगर बात करें तो पृथ्वी के सबसे नजदीक अगर पूछेगा क्लोजेस्ट प्लैनेट ऑफ द अर्थ तो वो होगा विनस, और सेकंड क्लोजेस्ट पूछेगा तो वो होगा मार्स यानी मंगल। तो ये चीज भी, तो पृथ्वी से सबसे नजदीक विनस यानी कि शुक्र, सूरज से सबसे नजदीक बुध यानी कि मरकरी। सूरज से सबसे ज्यादा दूर अगर आपसे पूछेगा तो स्वाभाविक रूप से कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे वरुण यानी कि नेपच्यून, और पृथ्वी से भी सबसे ज्यादा दूर जो होगा वो वरुण होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अंजलि पता कर लीजिए आरओ का बैच जो दिए गए जो नीचे नंबर आ रहे हैं उस पर आप इंक्वायरी ले लीजिए कि आरओ का नया बैच कब स्टार्ट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है? अब देखिए यहाँ पे यही है, एक ही फिगर से आपका सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा। तो वो कौन सा होगा? नेपच्यून यानी कि वरुण। ठीक है, नेपच्यून यानी कि वरुण। ये देख लीजिए आप लोग फिगर, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून यानी वरुण। तो सूरज से सबसे ज्यादा दूर कौन पे है? वरुण। अब वरुण के बारे में एक दो और इंफॉर्मेशन जान लेंगे हम लोग। ठीक है, वरुण के बारे में, नेपच्यून के बारे में। तो वरुण जो है वो क्या होगा? तो वो फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम सन या सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह नंबर 1 होगा। उसके बाद जाकर के उसका रोटेशन जो पीरियड होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा, यानी सबसे ज्यादा समय उसको लगेगा सूर्य की परिक्रमा करने में, क्योंकि सूर्य से काफी ज्यादा दूरी पे है। 250 साल से अधिक लग जाता है उसे, 250 साल के आसपास लगभग लग जाता है उसे सूर्य की परिक्रमा करने में। एक चीज और बता दूं कि सूरज के सबसे ज्यादा दूर पर स्थित होने के कारण ये क्या होगा? वरुण जो होगा वो कोल्डेस्ट प्लैनेट भी होगा, यानी सबसे ठंडा ग्रह भी होगा। तो सूर्य से सबसे दूरी का ग्रह वो होगा वरुण। सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज्यादा समय किसको लगेगा? वो वरुण को लगेगा, क्योंकि सूरज से काफी ज्यादा दूर है। तो उसकी जो कक्षा होगी, ऑर्बिट होगी, वो सबसे ज्यादा बड़ा बनेगा, यानी सबसे ज्यादा दूर से चक्कर लगाएगा, तो सबसे ज्यादा समय भी लगेगा। तो फार्देस्ट प्लैनेट भी यही होगा। उसके बाद जाकर के क्या होगा? तो
ड्यूरेशन ऑफ रेवोल्यूशन भी मैक्सिमम किसका होगा, परिक्रमण की अवधि भी सबसे ज्यादा किसकी होगी, वरुण की होगी। और सूरज से सबसे ज्यादा दूर होने की वजह से कोल्डेस्ट यानी सबसे ठंडा भी जो होगा वो होगा कौन सा, वरुण होगा। तो 3 इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल गया। वेरी गुड राधा पवन जी, वेरी गुड। आगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ए आंसर है, जिन लोगों के आंसर है सही है, तौसीफ जी आपका भी सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट, खगोलविदों के अनुसार, ठीक है, खगोलविदों के अनुमान के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट ऑफ, खगोलविद को क्या कहेंगे, ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की लगभग कुल संख्या है। चलिए कितनी है, तो ज्यादातर खगोलविद इस बात पे सहमत है कि हमारे जो ब्रह्मांड है, ठीक है, हमारा जो ब्रह्मांड है जिसको हम लोग यूनिवर्स कहते हैं, यूनिवर्स, तो इस यूनिवर्स में बिलियन ऑफ गैलेक्सीज है। यानी कि अगर बात करें तो 100 से 200 अरब, 100 to 200 बिलियन गैलेक्सीज इन आवर यूनिवर्स। ब्रह्मांड में 100 से 200 अरब के आसपास आकाश गंगाएं हैं, और एक एक आकाश गंगा में 100 से 200 अरब के आसपास तारे हैं। और हम लोग उसी 100 से 200 अरब आकाश गंगाओं में से एक आकाश गंगा का पार्ट है जिसको मिल्की वे, दुग्ध मेखला या फिर अन्य और कई नामों से जाना जाता है। दुग्ध मेखला भी कहते हैं, मिल्की वे के भी नाम से हम लोग उसी को जानते हैं। तो 100 से 200 अरब यानी कि 100 to 200 बिलियन क्या है, आकाश गंगा यानी गैलेक्सीज है हमारे किस पे जी, तो हमारे इस यूनिवर्स में यानी ब्रह्मांड में। और एक एक आकाश गंगा में 100 से 200 अरब तारे होते हैं। उसी 100 से 200 अरब जो आकाश गंगा है उसमें से हमारा एक आकाश गंगा है जिसको हम लोग मिल्की वे या दुग्ध मेखला कहते हैं। और उसी के एक पड़ोसी में भी एक और आकाश गंगा है जिसका नाम रखा गया है एंड्रोमेडा। ठीक है, क्लियर है। तो आंसर ए होगा, जिन लोगों ने आंसर ए दिए हैं, वेरी गुड वेरी गुड। बबलू जी आपका आंसर सही है, राधा आपका भी सही है आंसर, अंजलि आपका भी आंसर सही है, तौसीफ जी आप लोगों का भी आंसर सही है। आगे अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब होता है। क्या कहते हैं उसको, समर सोलिस्टाइस इन सदर्न हेमिस्फीयर। दक्षिणी गोलार्ध का क्या कहेंगे उसको, दक्षिणी गोलार्ध का उसको कहेंगे हम लोग ग्रीष्म अयनांत। तो सबसे पहले ग्रीष्म अयनांत और उसका स्थिति ही समझ लेते हैं। जैसे अगर हम लोग इस पृथ्वी की बात करें तो ये जैसे हमारा ये पृथ्वी है, ठीक है, ये है हमारे पृथ्वी का इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। ठीक है, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। ये है हमारे पृथ्वी पर 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तर, इसको कहेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। और इस ये है 23.5 डिग्री साउथ जिसको हम लोग कहेंगे मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। राइट, अब देखिए क्या है कि जब हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, ठीक है, डी आप लोग कह रहे हैं 22 दिसंबर, वेरी गुड, सही है आपका आंसर। तो ऐसे हमारी पृथ्वी परिक्रमा नहीं करता है, बल्कि हमारी पृथ्वी, आप लोगों ने एक मेले में ऐसे झूले देखे होंगे जो सेंटर के चारों तरफ ऐसे झूलता है। एक झूला तो ऐसे झूलता है, एक झूला आपने बचपन में ऐसे वाले देखे होंगे बड़े वाले, और एक झूला आपने देखा होगा कि एक बार नीचे जाता है और एक बार ऊपर ऐसे घूमता है, तिरछा, सीधा गोल नहीं, ना ही ऐसे बल्कि तिरछा घूमता है। तो पृथ्वी भी इस तरह से तिरछा घूम रही है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। तो जब सूर्य की परिक्रमा ऐसे तिरछा करेगी तो कभी कभी स्थिति क्या बनेगी, तो साल के एक दिन ऐसा होगा जिसमें सूरज और पृथ्वी दोनों एक रेखा पे होंगे, और उस समय पृथ्वी, सूरज का जो सेंटर होगा वो भारत के कर्क रेखा पर, ये पृथ्वी के कर्क रेखा पर स्थित होगा। यानी कि सूर्य का केंद्र और हमारे पृथ्वी का जो 23.5 डिग्री है दोनों एक समानांतर पे आ जाएंगे। और वो जो दिन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे 21 जून को, 21 जून। ठीक है, 21 जून। इसके बाद अगर इसका उल्टा देखें तो क्या होगा कि एक दिन ऐसा होता है कि सूर्य और पृथ्वी, इसको कहते हैं हम लोग कौन सा, तो इसको कहते हैं समर सोलिस्टाइस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत। 21 जून को सूरज और पृथ्वी एकदम बराबर पे थी उस दिन, सूर्य एकदम से कहां पे थी, कर्क रेखा पर स्थित था। अब धीरे धीरे क्या होता है कि सूर्य जब दक्षिण आता है तो दिसंबर के महीने में क्या स्थिति बनती है, देखिए, तो दिसंबर के महीने में स्थिति यह बनती है कि सन का सेंटर यानी सूर्य का केंद्र
और पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध का जो मकर रेखा है, दोनों एक लाइन पे होते हैं, सीधी रेखा पे होते हैं दोनों, और ये 22 दिसंबर को स्थिति बनती है। इसको कहते हैं हम लोग, अगर उत्तरी गोलार्ध के अनुसार कहे तो इसको शीत अयनांत कह सकते हैं, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध वालों के लिए ये क्या होता है, ये ग्रीष्म अयनांत यानी कि समर सोलस्टाइस होता है, क्योंकि उस समय दक्षिणी गोलार्ध में भयंकर गर्मी पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ये स्थिति होती है दिसंबर में, तो इसका आंसर होगा डी। उसके अलावा साल में 2 दिन ऐसा होता है, 2 दिन ऐसा होता है जब सूरज और पृथ्वी दोनों एक लाइन पे होती है, बिल्कुल बीच वाली स्थिति में होती है, जब सूर्य का केंद्र और पृथ्वी की भूमध्य रेखा दोनों एक सीधी रेखा पर आ जाती है, सूरज एकदम से सीधा चमक रहा होता है, अर्थ की तरफ लाइट दे रहा होता है। ये स्थिति साल में 2 दिन बनती है, एक बनती है 21 मार्च को और एक बनती है 23 सितंबर को। इस दिन बनती है और इस दिन बनती है 21 मार्च और 23 सितंबर को, जिस दिन सूरज और पृथ्वी दोनों एक रेखा पे सीधा ऐसे होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इक्विनॉक्स। ठीक है, इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल डे एंड नाइट। ठीक है, दिन और रात की अवधि दोनों बराबर होती है। 21 मार्च को होता है वो, और उसके बाद जाकर के 23 सितंबर को होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो इसका आंसर होगा 40 का आंसर डी होगा। जिन लोगों ने आंसर डी दिए हैं उनके आंसर सही है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। ठीक है, आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर ऑफ, ठीक है, क्लाइमेट चेंज इन अर्थ। ठीक है, पृथ्वी पर जो वो हो रहा है, जो क्या कहते हैं उसको, या क्या कहते हैं, मौसम में जो परिवर्तन होता है, क्लाइमेट में जो बदलाव आता है, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो एक चीज बता दूं कि पृथ्वी का जो घूर्णन होता है, अर्थ का जो रोटेशन होता है, उससे मौसम में नहीं बदलाव आता है, बल्कि जब वो पृथ्वी के सामने पड़ता है तो दिन होती है, जो भाग पीछे चला जाता है रात होती है। तो ये तो फैक्टर नहीं होगा, रोटेशन ऑफ द अर्थ जो होगा ये नहीं होगा। पृथ्वी का परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ की बात करें तो ये आपका होगा। क्यों? क्योंकि जब पृथ्वी जब सूरज की परिक्रमा करता है तो कभी नजदीक आता है, कभी दूर आता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर आता है, तो इससे पृथ्वी में मौसम में बदलाव आता है। जब पृथ्वी थोड़ा झुक करके नीचे आ जाता है तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आती है, पृथ्वी जब थोड़ा ऊपर आ जाता है तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। तो ये घूर्णन के दौरान ही करता है, ये पूरा परिक्रमा करने के ही दौरान, तो ये तो कारक होगा पृथ्वी का परिक्रमण। अच्छा, दो ऑप्शन में दे दिया है क्या इन्होंने, थोड़ा सा, अच्छा 2 ऑप्शन दे दिया है यहाँ पे। थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये कर दूं कि एक ही ऑप्शन को 2 बार यहाँ पे दे दिया गया है, इसको ठीक कर लें। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर, ये होगा ऑप्शन नंबर 3 और ये होगा 4। ठीक है, चलिए 1 2 3 4, तो एक तो फैक्टर ये होगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव, बिल्कुल पृथ्वी जब अपनी सूर्य के घूर्णन से कोई लेना देना नहीं है, सन अपने ऑर्बिट पे एक्सिस पे 25 दिन में घूमता है, इससे पृथ्वी के मौसम में कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है, लेकिन पृथ्वी का जो अपनी धुरी पे झुकाव है, यानी अर्थ जो है कि जो एक्सिस 23.5 डिग्री जो झुका हुआ है सूरज की तरफ, इसकी वजह से जब घूमता है तो उससे बारी बारी से उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, बदलाव आता है, मौसम में बदलाव आता है दोनों गोलार्ध में। तो 2 कारण होंगे, एक होंगे कौन, तो होगा फैक्टर नंबर 2 और ये होगा फैक्टर नंबर 3। एक ऑप्शन को 2 बार दे दिया गया था, तो इसको आप वो करें, इग्नोर करें, तो 2 और 3 ये होगा। तो 2 और 3 होगा, तो 2 और 3 कहां पे है जी, 2 और 3 बी में है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए बी। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 और 4, 2 और 4 ने 2 और 3 होगा। अच्छा, आप लोगों ने उसको गलत पढ़ा था इसीलिए। चलिए, तो ये ऑप्शन नंबर, ये है 2 और ये है 3, ये दोनों कारण होंगे। कौन, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है 365 दिन में, वो होगा रिस्पॉन्सिबल। और झुकाव होना जो होगा वो होगा एक्सिस पर जो झुका हुआ है उसकी वजह से, 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है सूरज की तरफ। ठीक है, तो ये दोनों कारण से पृथ्वी पे मौसम में बदलाव आता है। चलिए आगे, वेरी गुड वेरी गुड। जिन लोगों ने 41 का सही आंसर दिया है, आप लोगों के आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 42 ले लेते हैं, प्रश्न संख्या 42 ले लेते हैं। चलिए हम लोग, प्रश्न संख्या 42 कौन सा है, देखिए, पृथ्वी एक घूर्णन लगभग डैश समय में पूरा करती है, यानी कि पृथ्वी जो है वो अपनी एक्सिस पे जब घूमती है तो कितने समय में पूरा कर लेती है। तो एक्चुअल अगर आपसे पूछे, वास्तविक रूप से पूछे पूरा डाटा, तो आपको पता होगा कि 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड। कितना सेकेंड,
तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी अपने अक्ष पे, अपनी एक्सिस पे एक रोटेशन यानी एक बार घूम जाती है, 360 डिग्री 360 डिग्री पूरा कर लेती है। तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का राउंड फिगर में अगर चारों में देखें तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? वो है 24 घंटा। हम लोग कहते भी है दिन रात 24 घंटे का होता है, हालांकि होता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का। तो सबसे नजदीक जो है राउंड फिगर में वो होगा 24 घंटे ही होंगे चारों आंसर में से। तो इसका आंसर ए होगा। जिन जिन लोगों ने आंसर ए दिए हैं, तौसीफ रजा जी वेरी गुड, बबलू कुमार आपका भी आंसर सही है, सचिन अंकुर जी आपका भी, प्रशांत जी आपका भी, विजेंद्र जी आपका भी, सभी लोगों का, राधा आपका भी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो 42 का ए होगा आंसर। आ रहा है समझ में आप लोगों का? को चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ठीक है, लगता है। अब देखिए इसमें क्या है, मैं आप लोगों को बता दूं, इसको लगता है कर। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें एक फिजिक्स का भी नियम है, अगर आपको याद हो, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की जो गति होती है, प्रकाश जो है वो वैक्यूम में यानी निर्वात में जब वो गति करती है, ठीक है, वैक्यूम में जब वो गति करती है तो कितना समय लगता है उसको? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से प्रकाश की गति होती है। ठीक है, यानी प्रकाश जब एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करती है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, राइट? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब देखते हैं कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है। तो ये हमारी पृथ्वी है और ये है, मान के चलिए ये चंद्रमा है, चांद है। तो चंद्रमा जब पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा होता है तो उस दौरान इसकी दूरी थोड़ी सी घटती है और बढ़ती भी है, कभी बढ़ भी जाती है, कभी घट जाती है। जब मैक्सिमम पे होती है, सबसे ज्यादा दूरी पे होती है, तो स्थिति क्या होती है देखिए, तब 4 लाख 2 किलोमीटर के आसपास होती है, 4.02 लाख किलोमीटर होती है। जब सबसे कम पे होती है तो उस समय कितना होता है? तो उस समय होते हैं 3.62 लाख किलोमीटर, 3,62,000 किलोमीटर के दूरी पे होती है, जब सबसे कम दूरी पे होती है। सबसे अधिक होती है तो 4 लाख 2 किलोमीटर की दूरी पे, क्योंकि जो रास्ता है वो ऑर्बिट कैसा है? इलिप्टिकल है, यानी अंडाकार है, गोलाकार नहीं है, राइट? औसत रूप से कितने दूरी पे होती है? तो औसत रूप से 3.84 लाख, यानी कि 3,84,000 किलोमीटर जो होती है वो एवरेज डिस्टेंस होती है सन और अर्थ की। और जबकि एवरेज जो स्पीड होती है लाइट की कितनी होती है? वो होती है 3 लाख किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड, प्रति सेकेंड 3 लाख किलोमीटर। तो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर और 1.25 सेकेंड में 0.3 सेकेंड में और रेस्ट हो जाएगी। तो लगभग 1.3 सेकेंड लगता है। सबसे नजदीक आंसर ये है। 2 सेकेंड होगा कब? जब 6 लाख किलोमीटर होगा। 4 सेकेंड कम होता जब 12 लाख किलोमीटर होता, और इनमें से कोई नहीं, बल्कि 1.3 सेकेंड लगभग लगता है, क्योंकि एवरेज जो डिस्टेंस है वो 3.84 है, तो लगभग 1.3 सेकेंड लगता है। तो बी होगा इसका आंसर। देखते हैं कौन लोगों ने आप लोगों ने दिया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर कहने का मतलब नहीं, मून के पास कोई लाइट नहीं होता है, सुन लीजिए, लेकिन मून जो है यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, ठीक है, लाइक प्लैनेट्स मून ऑल्सो हैव नो लाइट ऑफ आउन सोर्सेस, राइट? अपने स्रोत से उनके पास कोई लाइट नहीं है, लेकिन जो मून है वो क्या करती है? सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है, प्रकाश को परावर्तित करती है। तो वही जो परावर्तित प्रकाश है वो पृथ्वी पे पहुंचती तो है। आप चांद को क्यों देखते हैं? रात में आपको चांद एकदम से सफेद उजाला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर रहा है। तो वही परावर्तित प्रकाश की बात हो रही है, जो सूर्य से के बाद जब चंद्रमा की सतह पे पहुंचेगी और दोबारा जब वो रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पे आएगी तो उसको कितना समय लगेगा? तो टेकिंग टाइम कितना होगा? टेकिंग टाइम वो होगा 1.3 सेकेंड। तो जिन लोगों ने बी आंसर दिए हैं उनके आंसर सही होंगे। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। हाँ, सूरज के प्रकाश से चमकता भी है, वंदना वेरी गुड, और उसे ही वो परावर्तित भी करता है। पृथ्वी का भी अपना प्रकाश नहीं होता है, वो भी सूर्य के ही प्रकाश को परावर्तित करता है। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ। हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत को डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, द हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, ठीक है, propounded बाय डैश। कौन थे? तो हेलियोसेंट्रिक का पहले मतलब क्या होता है समझ लीजिए। हेलियोसेंट्रिक का मतलब होगा, देखिए बेल्जियम के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोपरनिकस। ठीक है,
बेल्जियम के ही थे शायद, हाँ बेल्जियम के ही थे साइंटिस्ट, यूरोपियन देश के, उनका नाम था। तो कोपरनिकस से पहले पूरी जो यूरोप थी, जैसे कि एक व्यक्ति अगर सुबह के समय में उठता है तो वो कहता है कि सूर्योदय हुई है, सनराइज हुआ है, और कहा किधर की तरफ, तो सूरज देवता पूरब की तरफ उगे हैं। और शाम को जब कहते हैं तो क्या कहते हैं कि सूरज देवता डूब गए, कहां पे, पश्चिम की तरफ जाकर के। लेकिन वास्तव में ना तो सूर्योदय होता है ना ही सूर्यास्त होता है, बल्कि पृथ्वी जब हमारी घूम रही होती है, रोटेट कर रही होती है, उसकी वजह से सुबह हमें सूरज एक दिशा में दिखाई देता है और शाम तक वो भाग घूम करके आगे निकल जाता है, तो हमें लगता है कि सूरज पश्चिम में आ गए, जबकि सूरज पश्चिम में नहीं आया, बल्कि पृथ्वी का वो भाग आगे निकल गया पूरब की तरफ, ठीक है, और हमें लगा कि सूरज पश्चिम की तरफ चली गई। जैसे ठीक उसी तरह जैसे अगर हम लोग कभी कभी गाड़ी में बैठे रहते हैं तो हमें लगता है कि हम जो स्टेशन है वो हमसे पीछे भाग रही है, जबकि ऐसा नहीं होता है, हम आगे चले जा रहे होते हैं, राइट। तो यही चीजें, तो यहाँ पे ये चीजें पूरी दुनिया मान करके चल रही थी, यूरोप भी मान करके चल रही थी कि जो सूर्य है वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, इसीलिए पूरब में दिखाई देता है और फिर शाम को पश्चिम में चला जाता है। इस सिद्धांत को बदलने का काम किया बेल्जियम के एक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था कोपरनिकस। 1543 लोग कहते तो हैं, लेकिन 1543 में तो उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। उनका जो डेथ ईयर है वो है अंकुर जी 1543, ठीक है। तो उनका कहना यह था कि ऐसा नहीं होता है, बल्कि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी उन्होंने दी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का मतलब होता है कि सन इज लोकेटेड इन सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड ऑल प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट, ठीक है। यानी कि सूर्य जो है वो हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और पृथ्वी के साथ साथ अन्य जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग अर्थ, ठीक है, सारे प्लैनेट क्या कर रहे हैं, तो वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। इसी थ्योरी को कहा गया होलियोसेंट्रिक। होलियो यानी कि जो बीच में है कौन, सन, और सेंट्रिक मतलब सेंटर पे है, और सारे ग्रह क्या कर रहे हैं सौर मंडल में, उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये थ्योरी जो है वो यूरोप में दिया था कोपरनिकस ने। हालांकि रिसर्च जो रिसेंटली है उससे ये बातें साबित होती है कि भारत में दो बड़े विद्वान आर्यभट्ट और वाराहमिहिर ने भी कहीं ना कहीं इसकी चर्चा की हुई थी आज से 1700-1800 साल पहले। हालांकि पूरी दुनिया जो है वो कोपरनिकस को क्रेडिट देता है, लेकिन कोपरनिकस को यूरोप में इस सिद्धांत को प्रचलित करने का श्रेय दिया जा सकता है। वास्तव में देखें तो ये बातें जो है वो हमारे ज्योतिष विज्ञानियों को भी पता था, हमारे आर्यभट्ट को भी पता था और वाराहमिहिर को भी पता था, ठीक है। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी की अगर बात करें तो ये कोपरनिकस को जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो 44 का ए है। जिन लोगों ने 44 का ए आंसर दिया है, बबलू कुमार जी, वंदना, सभी का सही है आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी परत का एक प्रमुख तत्व है, लिख दिया। पृथ्वी का एक परत क्या होगा, एक प्रमुख तत्व है। पृथ्वी पे सबसे ज्यादा मात्रा में अगर क्या है, पृथ्वी के अर्थ की कंपोजिशन की बात कर रहे हैं हम, अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहे हैं, पृथ्वी के वायुमंडल की नहीं बात कर रहे हैं, पृथ्वी के इस ठोस सतह के ये पूरा जो पृथ्वी है उसके संगठन की बात कर रहे हैं। तो उसके संगठन में सबसे ज्यादा मात्रा में जो है वो है ऑक्सीजन। 46% के आसपास तो पृथ्वी के ऊपरी भाग में क्या है, ऑक्सीजन है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए, कौन सा है, ऑक्सीजन है। तो ये पूछा हुआ है कि पृथ्वी में सबसे ज्यादा, इसमें परत का एक प्रमुख तत्व है पूछा है, पृथ्वी के परत का। तो परत यहाँ पे उन्होंने भले ही आधा अधूरा प्रश्न दिया है, परत का मतलब यहाँ पे ऊपरी परत की बात हो रही है, क्रस्ट की बात हो रही है, भूपर पट्टी की। तो पृथ्वी के क्रस्ट पे सबसे ज्यादा मात्रा में 46% प्लस जो है वो क्या है, ऑक्सीजन ही है। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है, ऑक्सीजन है। उसके बाद सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा आती है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में 46 पॉइंट कुछ % क्या हो जाएगा, राउंड फिगर में 46 प्लस होगा, और वो होगा कौन सा, ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट 45 हो गया आपका सी। नेक्स्ट उसके बाद है पीत वामन किसे कहा जाता है, ठीक है। पीत वामन यानी कि येलो ड्वार्फ, ठीक है, येलो ड्वार्फ। आगे, ठीक है, आगे। तो पीत वामन यानी येलो ड्वार्फ की बात करें तो एक्चुअली क्या है कि आपको एक चीज बता दूं कि जो भी कोई भी स्टार, जैसे कोई स्टार है, जैसे सूर्य हमारा क्या है, एक तारा है, ठीक है। सूर्य हमारा क्या है, एक तारा ही है,
राइट। तो कोई जो स्टार होती है उसमें स्टार की कंपोजिशन को जब आप देखते हैं तो स्टार का जो कोर होता है उसमें अगर आप देखेंगे तो कोर में क्या होता है, तो कोर में होता है कि स्टार कन्वर्ट्स हाइड्रोजन इनटू हीलियम इन इट्स कोर, यानी कि स्टार जो या तारे जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो अपने जो कोर में होते हैं वो हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित करते हैं, और जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय, ठीक है, नाभिकीय न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन। तो जो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है तो उससे धीरे धीरे ऑक्सीजन या क्या होता है, तो हाइड्रोजन की मात्रा कम होती जाती है, हीलियम की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और जो तारे होते हैं या सूर्य होते हैं उसके तापमान में कमी आती है, और तापमान में कमी के साथ साथ उसके रंगों में भी बदलाव आता है। तो बेसिकली जो हमारा सूर्य है, सुन लीजिए, उसमें सफेद संख्या ज्यादा है, सफेद कलर ज्यादा है, लेकिन चूंकि हम लोग वायुमंडल से देख रहे हैं, एटमॉस्फेयर से देख रहे हैं, हमारे और सूर्य के बीच में क्या है, हमारे और सूर्य के बीच में पृथ्वी का वायुमंडल भी है। तो उस वायुमंडल की वजह से जब आप सूर्य को देखते हैं तो वो आपको कैसा दिखाई देता है, तो वो आपको येलो कलर का दिखाई देता है, येलो कलर का, जबकि वास्तव में इसमें व्हाइट कलर ज्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसी को क्या कह देते हैं, इसी को हम लोग पीत वामन यानी कि येलो ड्वार्फ कह देते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से देखने पे हमें पीले रंग का पीलापन लिए हुए सूर्य दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो वायुमंडल की जो गैसें हैं, परतें हैं, उसकी वजह से सूर्य हमें स्पष्ट रंग का नहीं बल्कि पीलापन लिए हुए दिखाई देता है। तो पृथ्वी के संदर्भ में अगर देखें, पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर से जब आप देखते हैं तो आप पीत वामन किसको कहेंगे, येलो ड्वार्फ, तो वो कहेंगे आप किसको, तो वो कहेंगे सन को यानी सूर्य को। क्लियर है? आगे तो सी होगा इसका आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जिन लोगों ने आंसर सही दिए हैं, तौसीफ जी आपका भी, आनंद जी आपका भी, अंकुर यादव जी आपका भी, राधा आपका भी, चलिए वेरी गुड, कृष्णदेव जी आपका भी। अलेप्पी बंदरगाह किस तट पर स्थित है, ये पूछा गया। कितने बजे तक क्लास ले ले? 5:30 तक, ठीक है। तो 5:30 तक क्लास चलेगी आप लोग की। अभी देखिए कितना टाइम हुआ है, अभी है 5-7 मिनट है टाइम, ठीक है। चलिए, अलेप्पी बंदरगाह किस तट पर स्थित है, इसका आंसर जल्दी से बताइए। 47 का आंसर बताइए। अलेप्पी बंदरगाह या अलेप्पी पोर्ट कहां पर स्थित है? सी बता रहे कर्नाटक, गलत, केरल होगा। देखिए कहां पे है अलेप्पी, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी यानी कि केरला। केरल में जब आप जाते हैं तो केरल में तिरुवनंतपुरम है। यहाँ पे तिरुवनंतपुरम से थोड़ा सा उत्तर जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा अलेप्पी नाम की जगह, ठीक है। ये मैंने 2 लाइन खींचा हुआ है, ध्यान से रखना है। और उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पे है कोची, और अलेप्पी जो है वो कोची और तिरुवनंतपुरम के बीच में यहाँ पे है। इन दोनों के बीच में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक बैक वॉश वाटर वाला जो है वो लेक मिलेगा, यानी कि अनूप झील, जिसको हम लोग वो वाली झील भी कहते हैं, अनूप झील भी कहते हैं इसको, और इसको एक और लेगून के नाम से जाना जाता है। और केरल में सागर के किनारे किनारे खारे पानी की जो झील बनी होती है, सागर से जो मलबा इकट्ठा होता है उससे कई बार किनारा बंद हो जाता है, और किनारे में जो खारा पानी अटक जाता है उससे झील बनती है, उसको हम लोग कहते हैं लेगून लेक, या सीधे सीधे लेगून भी कहते हैं। ये खारे पानी का झील होता है। इसी खारे पानी के झील के ही तट पे एक जगह है जिसका नाम है अलेप्पी, और अलेप्पी एक बंदरगाह का भी काम कर रहा है, एक टूरिस्ट सेंटर भी है, एक केंद्र भी है। और आपको पता होगा कि हर साल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हर साल यहाँ पे एक बोट रेस होती है जिसमें अलग अलग टीमें भाग लेती है। बोट या नौका दौड़ की प्रतियोगिता होती है, वो अलेप्पी के पास ही होती है, और इसको कहते हैं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ये एक बंदरगाह का भी काम करता है, अनूप झील पर स्थित है, यानी कि लेगून झील पर स्थित है केरल में। और कहाँ पे है ये, तो कोचिन और या कोची और तिरुवनंतपुरम के बीच में यहाँ पे केरल में स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा केरल यानी बी। आगे चलिए, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 47 के बी। विजेंद्र पाल जी कह रहे हैं वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तौसीफ रजा जी बी सही है। पवन जी आपका भी सही है, वेरी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये कॉन्सेप्चुअल नहीं है बल्कि पूरी तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन है, तथ्यात्मक प्रश्न है। तो इसमें अगर आप तथ्य को देखें तो आपको पता होगा कि भारत में सिर्फ दक्षिण के 3 राज्य हैं जिसमें कॉफी का उत्पादन होता है, और 3 राज्य में पहला राज्य है कर्नाटका,
उसके बाद जाकर के है केरला और उसके बाद जाकर के है तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो सबसे ज्यादा जो होता है वो कहाँ पे होता है, वो होता है कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन होता है। दोनों प्रकार का कॉफी होता है भारत में, आपको पता होगा। रोबस्टा नाम का भी एक कॉफी होता है, प्रजाति की भी कॉफी होती है भारत में, और अरेबिका नाम की भी कॉफी की का बागान लगाया गया भारत में। तो भारत में बेसिकली दो प्रकार की कॉफी होती है, एक को कहते हैं कॉफिया अरेबिका और एक को कहते हैं कॉफिया रोबस्टा। इन दोनों प्रकार की कॉफी भारत में होती है। हालांकि भारत में रोबस्टा प्रकार की जो कॉफी है वो ज्यादा होती है। दुनिया में सबसे अच्छे कॉफी की बात करें तो वो होता है मोचा कॉफी या मोका कॉफी कहा जाता है। वो यमन नाम के देश में होता है, सबसे ज्यादा खुशबू वाली होती है। और दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन की बात कर ले, हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री की बात, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री की बात कर ले तो वो होता है ब्राजील। ठीक है, ब्राजील में सबसे ज्यादा दुनिया में कॉफी होता है। वेरी थैंक यू एल के मान जी, थैंक यू। तो कर्नाटक जो है वो क्या है, लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, और ब्राजील जो है वो लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कर्नाटक हो गया। अब नेक्स्ट ये देख लीजिए, कर्नाटक में कॉफी के बागान। नेक्स्ट, हरित क्रांति शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो देखिए, भारत में से पहले आपको पता है कि अमेरिका में, मैक्सिको में ग्रीन रिवॉल्यूशन हो चुकी थी, लेकिन इसका जो ऑफिशियल नाम जो होगा हरित क्रांति, यानी वो एक प्रक्रिया जिसके तहत हाइब्रिड बीजों के उत्पादन से खेती करने के कारण और कृषि क्षेत्र में कुछ वैज्ञानिक और तकनीकी सुधार के कारण बहुत तेजी से उत्पादन बढ़ा। बाद में उसको हरित क्रांति कहा गया। हरित क्रांति भारत में आप देखेंगे तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था, 61 और 66 के दौरान भारत में शुरू किया गया था। तो बाद में जाकर के इसका नाम हरित क्रांति पड़ा था, और वो अमेरिका के एक विशेषज्ञ थे, एक्सपर्ट थे, डॉक्टर विलियम गॉड, इनके द्वारा नाम रखा गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया था। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग की बात करें तो इन्होंने अमेरिका में इसकी शुरुआत की थी। मैक्सिको में इनकी वजह से अकाल से मुक्ति मिल पाया था। भारत की बात कर रहे तो भारत में इनको कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, यूएसए और मैक्सिको में, ठीक है, बेसिकली, और वर्ल्ड में भी माना जाता है। इनके नाम पे प्राइज भी दिया जाता है और इनको भी अवार्ड मिला हुआ है कि कौन सा, नोबेल प्राइज मिला हुआ है। विलियम गॉड ने उस क्रांति के लिए जिसके तहत खेतों में उत्पादकता और उत्पादन दोनों बढ़ी हाइब्रिड बीज की वजह से, तो एक शब्द के रूप में इन्होंने, इससे पहले इसको गेहूं क्रांति कहते थे, कुछ लोग व्हीट रेवोल्यूशन कहते थे, राइट। इसको ग्रीन रिवॉल्यूशन जो कहा था वो डॉक्टर विलियम गॉड ने कहा था, ये भी अमेरिकन थे। नॉर्मन बोरलॉग ने अमेरिका में हरित क्रांति की शुरुआत की थी, जब हाइब्रिड बीज के माध्यम से उन्होंने यहाँ पे खेती करवाए थे। और भारत में बात करें तो MS स्वामीनाथन ने इसकी शुरुआत करवाई थी, कहाँ पे, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो उनको कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो तीनों चीजें आपको मिल गई यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 49 का होगा ए। जिन लोगों ने ए आंसर दिया है उनका आंसर सही है, और जिन लोगों ने कर्नाटक के साथ कॉफी का प्याला भेजा है उनको भी, उनकी भी कॉफी को एक्सेप्ट करते हैं। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, हरित क्रांति से अभिप्राय है। अभिप्राय है मतलब हरित क्रांति का मतलब क्या है? तो हरित क्रांति का मतलब है, ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब है कि उच्च उत्पाद वैरायटी प्रयोग। हरित क्रांति में जो बीजों का प्रयोग किया गया था, इससे पहले बिफोर ग्रीन रिवॉल्यूशन आप देखेंगे तो हमारे पास परंपरागत बीज होते थे, ट्रेडिशनल बीज, जिसका हम लोग खेती करते थे, और उसी से जो हमारे किसान होते थे, जो अनाज उत्पादन होता था, उसी से कुछ किलो में अनाज को क्या करते थे, रख लेते थे, और बाकी का यूज कर लेते थे घर में, और कुछ जो रख लेते थे उसको अगले साल खेत में बोते थे। तो आप जिस प्रकार के गेहूं के बीज को रखेंगे, अगले साल बोएंगे तो वही गेहूं निकलेगा। अब इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया हरित क्रांति में, और वो बदलाव ये आया कि इसमें क्या किया गया, तो HYV सीड्स का प्रयोग किया गया, हाई एल्डिंग वेराइटी सीड, यानी उच्च उत्पादकता वाला था, जिसको सामान्य भाषा में हम लोग हाइब्रिड बीज के नाम से भी जानते हैं। हाइब्रिड बीज या HYV, हाई एल्डिंग वेराइटी सीड्स क्या होता है, तो ये विशेष प्रक्रिया के द्वारा क्रॉसिंग करके अलग अलग प्रकार के बीजों को मिला करके तैयार किया जाता है, जिसमें क्या होता है, तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, उत्पादकता बहुत ज्यादा होती है। और भारत में भी आपको पता होगा, जब हरित क्रांति की शुरुआत की गई तो भारत में गेहूं को एक फसल के रूप में चुना गया था, और गेहूं के फसल के हाइब्रिड बीज को खेतों में लगाए गए थे, जिससे उत्पादकता बढ़ी थी। शुरू में अगर आप भारत में देखेंगे तो सोनालिका नाम का, उसके बाद जाकर के कल्याण सोना और गिरिजा,
ये 3 गेहूं के बीज थे जिसका प्रयोग हरित क्रांति के शुरुआत में भारत में खेतों में किया गया था। इनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा था, इसीलिए पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ज्यादा हुआ और भारत में क्रांति आ गई, हरित क्रांति आ गई। तो हरित क्रांति का मतलब है हाई यील्डिंग वैरायटी बीज, जिसको आप HYB कहते हैं। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। चलिए, थैंक यू सभी को। नेक्स्ट, 1-2 मिनट बचा हुआ है या हो गया टाइम? चलिए लास्ट। नीली क्रांति से आशय है, ठीक है। तो नीली क्रांति जो है वो भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना यानी 1985 to 90 के बीच में मत्स्य यानी कि पीसी कल्चर, मछली पालन या पीसी कल्चर के क्षेत्र में कुछ निर्णय लिए गए थे, जिससे मछली का उत्पादन भारत में साइंटिफिक ढंग से करने का प्रोग्राम था और जो सफल भी रहा है भारत में बहुत हद तक। तो नीली क्रांति, नीले रंग की मछली नहीं होती है बल्कि नीले रंग की पानी होती है। पानी भी नीला रंग नहीं होता है, पानी का कोई रंग नहीं होता है, लेकिन जब आप दूर से देखते हैं पानी को तो पानी आपको नीले रंग का आभास कराता है। तो एक कलर से इस रेवोल्यूशन को आइडेंटिफाई करना था, तो इसीलिए इसको कहा गया ब्लू रेवोल्यूशन यानी कि नीली क्रांति। आज अगर मछली उत्पादन की स्थिति देखें तो विश्व में सबसे बड़ा जो मछली उत्पादक देश है, लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री, वो है चाइना यानी चीन। सेकंड स्थान पर कौन है? तो वो है भारत। ठीक है, सेकंड स्थान पर कौन है? भारत। और थर्ड रैंक पे कौन है? तो वो है इंडोनेशिया। ठीक है, चौथे स्थान पर पेरू है, आपको पता होगा, पेरू जो कि दक्षिण अमेरिका देश है, दक्षिण अमेरिकी। भारत में अगर हम लोग राज्यों की बात कर ले तो भारत में सबसे बड़ा मछली उत्पादक जो राज्य है वो अब है आंध्र प्रदेश हो चुका है, आपको पता होगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल की रैंकिंग कहां पे चली गई है? तो पश्चिम बंगाल चला गया है सेकंड पे। ठीक है, पहले पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे हुआ करता था, आंध्र प्रदेश, दोनों मिलाकर के फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर, जो स्वच्छ पानी की मछली है और खारे जल की मछली, दोनों को मिला के। लेकिन अगर भारत में सिर्फ पूछे कि खारे जल की मछली की, सॉल्ट वाटर की बात करें, जो समुद्र से पकड़े जाते हैं खारे जल की मछली की बात करें, तो उसमें भारत में अगर आपसे पूछेगा तो वो होगा नंबर 1 गुजरात। तो सॉल्ट वाटर फिश में नंबर 1 गुजरात, ओवरऑल फिश में नंबर 1 आंध्र प्रदेश हो जाएगी इंडिया में। ठीक है, और फ्रेश वाटर में भी आंध्र प्रदेश हो जाएगी। पश्चिम बंगाल की आबादी बढ़ी है, वहां पे तालाबों की संख्या घटी है। तो भारत में सबसे बड़ा मछली उत्पादक आंध्र प्रदेश, खारे पानी का सबसे बड़ा मछली उत्पादक गुजरात, विश्व में सब ओवरऑल सभी मछलियों को मिलाकर के चीन, भारत का रैंक सेकंड। तो कुल मिलाकर के इतनी बातें हैं जो आप लोगों को आज बताना था। ठीक है, नीली क्रांति का मतलब पानी नीले रंग का या ना कि मछली नीले रंग का। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही कर लेते हैं। जो जो स्टूडेंट सभी जुड़े हुए थे, सभी स्टूडेंट को ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप लोग एक बार कम से कम जितने लाइव है या बाद में जो लोग देखते हैं, कम से कम इस सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कल हम लोग मिलते हैं, कल की भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी कितने बजे की होगी। तो थैंक यू सभी लोगों को, मिलते हैं कल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।